तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के 4th एपिसोड में। आज हम आपको मिलाने वाले भी हम जानना चाहेंगे अब ये माउंटेनर का विचार कैसे आया है? मैं ग्राम पड़रिया, तहसील मंझोली, जिला जबलपुर के पास का निवासी हूँ और बचपन से ही मुझे कुछ अलग करने का शौक था। 2016 जब मैं जबलपुर आया, मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया और बनएमपी बटालियन एनसीसी घंटाघर, जो कि वहां का मैं कैडेट रहा हूँ, एक्स कैडेट डी इंजन कॉलेज से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। और एनसीसी के दौरान मुझे माउंटेनिंग के बारे में पता चला। जब माउंटेनिंग के बारे में पता चला, उस टाइम पे हम पहला कोर्स करने दार्जिलिंग पहुंचे और 2016 बीएमसी मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स दार्जिलिंग से किया। दार्जिलिंग जब मैं पहुंचा तब मुझे ऐसा लगा कि माउंटेनिंग कोई एक फील्ड होती है और उस माउंटेनिंग के बारे में जानने के लिए काफी इच्छुक हुए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना फ्यूचर इस फील्ड में बना सकता हूँ, ये लोग इससे भी नाम कमा सकते हैं, इस वाली फील्ड को हमें करना चाहिए। और वहां से कंटिन्यू 2016 से मैं आज तक कंटिन्यू माउंटेनिंग कर रहा हूँ। और मैंने फिर लगातार बहुत सारे कोर्स और बहुत सारे कैंप, बहुत सारे देशों में जाके भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपने जैसे बताया आप गांव से आते हो, तो गांव का एक कल्चर होता है, या तो लड़का सरकारी नौकरी करे या तो फिर घर का कोई व्यापार है तो वो देखे। तो आपने अपनी फैमिली को या अपने आसपास के माहौल को कैसे उस फील्ड में लाया कि आप ये अलग से करना चाहते, तो अलाउ कैसे किया या सपोर्ट कैसे किया फैमिली ने? मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ। बेसिकली मेरे पापा मजदूरी करते हैं, लेबर हैं, और उनका सपोर्ट और आशीर्वाद तो मैं बोलूंगा आज भी मेरे साथ है। यहाँ तक मैं पहुंचा उनके सपोर्ट और उनके आशीर्वाद से। पर उनको भी नहीं पता था कि अंकित माउंटेनिंग करेगा या बर्फ के पहाड़ चढ़ेगा। पर एक पिता का सपना होता है कि उसका पुत्र उनके लिए कुछ या उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा करे जिससे समाज में, शहर में, गांव में उनका नाम रोशन हो। और वही सपना उनका था। उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी। माउंटेनिंग काफी महंगा गेम है देखा जाए तो, और साहसिक खेल है। अगर आप में साहस है, आप बर्फ के पहाड़ चढ़ सकते हो, आप ऑक्सीजन लगा के विदाउट ऑक्सीजन, फिर माइनस टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर सकते हो। ये सारी चीजें देखी जाए तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता थी। मेरे पापा को नहीं पता था कि बर्फ के पहाड़ों में चढ़ने में एक माउंटेनर की मौत भी होती है, बहुत सारे माउंटेनर्स की डेथ हो जाती है। ये सारी चीजें उनको नहीं पता थी। पर 2016 जब मैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स गया तो मुझे ऐसा पापा बताते हैं कि उनके मन में ये था कि मैं कुछ भी करके अंकित को इलाहाबाद तक लेके जाता हूँ और इलाहाबाद के बाद में उसको बहला के फुसला के रिटर्न घर ले आऊंगा कि बेटा तुम तैयारी करो आर्मी की, पुलिस की। ये सब में कुछ नहीं रखा है। पर होता है, भगवान ने, ऊपर वाले ने लिखा था कि मुझे माउंटेनर बनना है या मुझे माउंटेन मैन से लोग जाने। तो बस वहां इलाहाबाद में मेरी पापा से बात हुई और मैंने उनको बोला कि मुझे जाने दीजिए, मुझे करना है। और उस समय मेरे पापा रोने लगे थे। तो ये काफी मोमेंट, मतलब बहुत ही यादगार मोमेंट है मेरा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इलाहाबाद तक गए, मुझे वहां छोड़े, दूसरी ट्रेन में मुझे बिठा ले। पर मुझे भी नहीं पता था कि मेरी इस फील्ड में मेरे साथ आगे क्या होगा, और उनको भी नहीं पता था। सपोर्ट अगर पैसों से देखा जाए, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी मेरी, और आज भी मैं ये बोलूंगा कि हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं, मेरे पेरेंट्स और हम सब, क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से, एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक का सफर काफी मुश्किल भरा रहा है। और उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, और कहीं ना कहीं से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो मुझे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा होता है। भैया, जैसा है कि आपको सब लोग माउंटेन मैन अंकित सेन के नाम से जानते हैं, तो माउंटेन मैन की जो कहानी, स्टोरी है, ये नाम कैसे पड़ा, कैसे मिला? 2017 बेसिक कोर्स करने के बाद 2017 एनसीसी ऑल इंडिया एक्सपीडिशन का सिलेक्शन हुआ और मध्य प्रदेश से हम 2 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जब मैं माउंट जोगिन गढ़वाल हिमालय 6116 मीटर वहां पहुंचा, और पहला लड़का था मैं अपने जबलपुर संभाग से, बनएमपी बटालियन से, जो एनसीसी की तरफ से माउंट जोगिन के लिए गया था। और माउंट जोगिन गढ़वाल हिमालय का हाईएस्ट पीक तो नहीं बोलेंगे, पर इतना टफ माउंटेन है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में माउंटेनिंग होती क्या है। और जब हम उस कैंप में पहुंचे, हमने 16 दिन प्रैक्टिस करी दिल्ली में। दिल्ली के बाद हम उस जगह पे पहुंचे
और सामने जब हमने माउंट जोगिन को देखा तो मुझे ऐसा लगा था इसमें चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ नहीं पाऊंगा। चढ़ पाओगे, हाँ। और हमने कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 ऐसे धीरे धीरे 7 से 8 लेवल क्रॉस किए। और लास्ट डे जब सबमिट की बारी आई तो हम रात को 2 बजे अपना पूरा बैग पैक करके, -17 टेम्परेचर, पूरी जैकेट पहन के, शूज पहन के, ठीक है, अपना आईसेक्स, हेलमेट, सब कुछ सब रेडी। चीजें लेके। और रात को 2 बजे हमने चलना स्टार्ट किया। और जब मैं उस जगह से सबमिट करके जब मैं नीचे लौटा, उसके बाद जब मैं मध्य प्रदेश आया, तो जो भी लोग मुझे जानते थे, जो लोग मुझे स्टेशन लेने आए, तो बहुत सारे लोगों ने नॉर्मली ऐसे डाला कि पहाड़ी आदमी आ गया है, या मेरा दोस्त आ गया, पर्वतारोही आ गया, बहुत सारे लोगों ने डाला। हाँ, तो कुछ लोगों ने उसी में लिखना स्टार्ट कर दिया, ये रियल माउंटेन है, ये रियल माउंटेनर है, ये रियल माउंटेनर है। रियल माउंटेनर होते होते वो रियल माउंटेन मैन बन गया। और 2017 मुझे सीएम अवार्ड मिला। सीएम अवार्ड के बाद मैं एनसीसी का बेस्ट कैडेट बना। एनसीसी बेस्ट कैडेट बनने के बाद, एनसीसी बेस्ट कैडेट में लगभग 1200 बच्चे होते हैं, उन 1200 बच्चे में किन्हीं 2 बच्चों को बेस्ट कैडेट मिलता है। और 2017 जब मैं बेस्ट कैडेट बना डीजी एनसीसी से, तब मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि मैं जो माउंटेन चढ़ के आया हूँ ये बहुत टफ था, पर ये सब माता रानी का आशीर्वाद है कि बहुत इजी तरीके से हमने उसको सबमिट किया। और जो भी कठिनाइयां आई, वो हम आज कठिनाइयां फेस कर रहे हैं और नेक्स्ट डे उसको भूल जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नई चुनौती, हर दिन हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। वो सारी चीजें हमें यहाँ मध्य प्रदेश में आके, जबलपुर में आके रियलाइज हुई कि हमने क्या किया है और ये जो नाम मिला है कैसे मिला है। तो ये सब लोगों का प्यार है, मेरे जो भी दोस्त, भाई, घर, वो सब लोग आज माउंटेन मैन, माउंटेन मैन। और आजकल, हाँ, आजकल एक हेडलाइन भी बनने लगी न्यूज़पेपर में भी, कुछ भी कि जबलपुर के माउंटेन मैन अंकित सेन इस महाद्वीप पे जा रहे हैं, माउंटेन मैन अंकित सेन को ब्रांड एम्बेसडर बना गया। तो ये माउंटेन मैन अब एक तरीके देखा जाए तो मुझे लगता है अमर हो गया है। और ये माउंटेन मैन जो आपने बताया नाम बन गया, तो ये एमपीपीएससी के सिलेबस में ऐड हुआ। करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आया था कि किस को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो वो जब आपने देखा कि भाई एमपीपीएससी जो एमपी का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसमें अपने आप के नाम को देखा तो कैसा फील हुआ? मुझे अभी काफी दिन पहले 2023 में जब मैं अफ्रीका माउंट किलिमंजारो चढ़ के आया, और उसके बाद जो मेरे दोस्त भाई थे और मेरे जो स्टूडेंट थे, उन सब ने मुझे टैग करना स्टार्ट किया कि भैया आज यूट्यूब में आपके बारे में पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं इंदौर, भोपाल की, जबलपुर की, जो मेरे बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये एमपीपीएससी का एक देखा जाए तो एक क्वेश्चन है। और उस समय एक क्वेश्चन फेमस हुआ या वायरल हुआ, देखूंगा कि माउंटेन मैन अंकित सेन किस जिले के निवासी हैं। और ये किस जिले के निवासी के साथ साथ उसमें 4 ऑप्शन थे, हरदा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, और जबलपुर उसका सही आंसर है। तो वो जो क्वेश्चन बना, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट है, वो मुझे एक बुक लेके आती है, तो मैं उसको खोलता हूँ, बोले भैया आप इस गिफ्ट को खोलिए। जब मैंने खोला तो वो 2023 की जनरल नॉलेज में, और उस जनरल नॉलेज में एक और क्वेश्चन बना कि माउंटेन मैन अंकित सेन किस जिले के निवासी हैं, और अंकित सेन ने अभी तक किन किन महाद्वीपों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए वो पल है, मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जीवन भर बोला जाए कि बिना मरे अमर होना, किसी बुक में छपना, ये बहुत बड़ी बात आती है। भैया हम भी जानना चाहेंगे, अभी तक आपने कौन कौन से माउंटेन क्लेम किए हैं? मेरा सपना है कि मैं विश्व के 7 महाद्वीप में जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। 2016 से माउंटेनिंग स्टार्ट करी। इंडिया के लगभग 10 से 12 बड़े माउंटेन मैंने सबमिट किए हैं, और 6000 मीटर के लगभग 4 माउंटेन मैंने सबमिट किए इंडिया में। माउंट यूनाम किया है, माउंट जोगिन किया है, ऐसे माउंटेन मैंने यहाँ पे सबमिट किया। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करता रहता हूँ छोटे माउंटेन में, क्योंकि मेरा टारगेट काफी बड़ा है। विश्व के 7 महाद्वीप में जाना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन महाद्वीपों में बहुत सारे ऐसे माउंटेनर आते हैं, जैसे आपने माउंट एवरेस्ट सुना होगा, ठीक है, देनाली सुना होगा, ये काफी टफ माउंटेन है। और 7 महाद्वीप में से मैंने 3 महाद्वीप अभी तक सक्सेसफुली सबमिट किए हैं। 2023 26 जनवरी को मैंने अफ्रीका महाद्वीप माउंट किलिमंजारो में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया, और उसी साल 2023 में 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस, वहां पहुंचकर हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। और इस साल 2024 15 अगस्त को मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोजेस्को, अभी 15 अगस्त को हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज वहां लहराया है। 3 महाद्वीप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 4 महाद्वीप की मैं अब तैयारी कर रहा हूं। जैसे आपने बताया कि आप 3 महाद्वीप चढ़ के आ चुके हैं, उनकी जो सर्वोच्च चोटी है, तीनों महाद्वीप में आपने जो सबमिट किया है उसके प्रोसेस के बारे में बताइए, और ये बताइए कहाँ कहाँ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 महाद्वीप का टारगेट था, 3 महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं। पहला महाद्वीप माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप किया, और अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रोसेस होती है, अफ्रीका
माउंट किलिमंजारो आपका जो वीजा है वो ऑन अराइवल होता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा जो माउंटेनर्स हैं, क्योंकि आप किसी भी माउंटेन में जा रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप 7 महाद्वीप में कोई भी महाद्वीप जा रहे हैं तब तो आपके पास और ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम हाइट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 1228 मीटर, छोटा हाइट देख के लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि इस माउंटेन को चढ़ लूं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया की थी। इसका वीजा पास कराना, फिर वीजा के साथ आपको वहां का परमिट मिलना, काफी लेंथी प्रोसेस होती है, लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। और उसके बाद आपकी तैयारी, माउंट को जिसको अगर आप विंटर में कर रहे हैं, आप ठंडी में कर रहे हैं तो काफी टफ है, लेकिन अगर आप इसको गर्मियों में कर रहे हैं तो काफी सरल है। और माउंट किलिमंजारो इसका उल्टा है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी खुद में एक उत्पन्न हुआ माउंटेन है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक में जाने के लिए आपकी लगभग 2 से 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है पर वो लास्ट में किलिमंजारो नहीं चढ़ पाते। किलिमंजारो के कैंप 4 से रिटर्न हो रहे हैं, नाइट में सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी कठिनाइयां आती हैं उनको जो फ्रेशर होते हैं या जो मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग के कोई कोर्स नहीं करते हैं और बिगर किसी कोर्स के वो किसी भी महाद्वीप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। तो सबसे पहले तो आपको कोर्स करना चाहिए। मैंने बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए दार्जिलिंग से। उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से रॉक क्लाइंबिंग कोर्स भी किए हैं। उसके बाद लगभग 7 से 8 छोटे छोटे माउंटेन इंडिया के, हिमाचल में, अपना उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय में, इन सब रेंजों में जब मैंने कैंप कर चुके हैं उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, तब मैंने ये टारगेट लिया है। अगर आप कोई भी बड़े माउंटेन में जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास कोर्सेज होने चाहिए, आपके पास 7 से 8 एक्सपीडिशन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह अगर आप जाते हैं तो आपके पास 7000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक के आप लगभग 2 से 4 माउंटेन भी क्लाइम करे हो, क्योंकि ये नॉलेज ना आपका उधर काम आता है। अगर आप यहाँ बिगर किसी माउंटेन क्लाइम किए आप किसी भी माउंटेन फील्ड में जाएंगे तो आपको कठिनाइयां होंगी, आपको समझ में नहीं आएगी आप इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे, कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है वो चीज आप वहां अपने ऊपर खुद लागू करेंगे तब आपको सारी चीजें सरल लगेंगी। भैया एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस होती है चीज, अब जैसे आप लोग माउंटेन में जाते हैं सबमिट करने, तो भाई अब जैसे रास्ता तो पता रहता है, सड़कों में चल रहा है तो रास्ता समझ आता है, तो माउंटेन का एक रास्ता कैसा रहता है? पहाड़ों का रूट होता है। कैसा रूट डिसाइड होता है? हमारे जो पूर्वज है जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट में जो पूर्वज है हमारे, माउंट एवरेस्ट में, उन्होंने बकायदा पहले सबसे पहले जिन्होंने क्लाइम किया, तेंजिंग नोर्गे, शेरपा, एडम हिलेरी, इन्होंने जो रास्ता में रोप लगाया, वो रोप ऐसा हमें प्रतीत होता है, ये जो भी माउंटेनर्स आज भी एवरेस्ट चढ़ रहे हैं तो नया रोप मिलता है उनको, नया रास्ता मिलता है। आज माउंट एवरेस्ट में इतने सारे पर्वतारोही, इतने सारे माउंटेनर्स हर प्रतिदिन क्लाइम कर रहे हैं, आप देखेंगे तो एक प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है। लेकिन रास्ते के बीच में जो कठिनाइयां आती हैं, कैंप 1, कैंप 4, कैंप 3, कैंप 4 डेड जोन भी है, तो हेलेरी पॉइंट आता है, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। अफ्रीका का जो रूट है वो काफी अलग है। अफ्रीका में आप जाएंगे बिल्कुल गर्म जगह पे उतरेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ बहुत गर्मी में आ चुके हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हाइट गेन करेंगे, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वातावरण चेंज होता जाएगा और लास्ट आप जब समिट पे ऊपर पहुंचेंगे किलिमंजारो के टॉप पर, तब वहां आपको -15, 20, 22 आप किस मंथ में जाते हैं ये भी डिपेंड करता है। तो जैसे मैं तो जनवरी में सबमिट किया था, लगभग 7 से 8 टेम्परेचर था माइनस, तो ये सारी सिचुएशन चेंज होती है। अफ्रीका अपने आप में काफी वेदर चेंज वाला देश है और किलिमंजारो अगर आप सबमिट करने जा रहे हैं तो आपकी दोनों चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, गर्मी की भी और ठंडी की भी। एल्ब्रूस इससे अपोजिट है। एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट पीक है और इसको जब मैंने सबमिट किया था रात को 2 बजे, मुझे याद है हम चढ़ना स्टार्ट किए थे पैदल, मैं डे 1 जिस जगह पे उतरा हूं उस जगह से मुझे स्नो मिल गई थी और उस जगह का टेम्परेचर था -7, -8 डिग्री। रात में बर्फ में रहना, बर्फ में सरवाइव करना, वहां अपना खाना बनाना, उस बीच में अपनी एक्सरसाइज करना, 3 दिन बॉडी को एक्लिमेटाइज करना। किसी भी आप बड़े माउंटेन में जाते हैं और अगर वहां का टेम्परेचर माइनस होता है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो आप लगभग 4 से 5 दिन पहले हम वहां जाते हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर एक्लिमेटाइज करते हैं कि हम उस वातावरण में ढल जाएं जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि अधिकतर माउंटेनर्स जिनकी भी डेथ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉपर बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है, तो उनको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, ये सारे लक्षण आपको वहां देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो रहे हैं तो ना आपको हेडेक होगी, अगर आपकी पूरी नींद प्रॉपर हो रही है तो आप नेक्स्ट डे सबमिट अच्छे से कर पाएंगे। एल्ब्रूस किलिमंजारो का अपोजिट है, मैंने बताया वो पूरा बर्फ का माउंटेन है। आप हर जगह जहां तक नजर मारेंगे उसके चारों साइड आपको स्नो मिलेगी और -22 से 23 टेम्परेचर पे मैंने एल्ब्रूस को सबमिट किया 15 अगस्त को। अभी ऑस्ट्रेलिया सबमिट किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया का रूट मैंने बताया,
अगर आप गर्मी में करते हैं तो काफी सरल है, ठंडी में करते हैं तो काफी टफ है। गर्मी में आपको रास्ता बना हुआ दिखेगा, आप माउंट खोजिस्को की यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, काफी रास्ता आपको बना हुआ मिलेगा। लेकिन अभी हम विंटर में गए, ठंडी में गए 15 अगस्त को, तो अपोजिट था, -2 से 3 टेम्परेचर ठंड तो थी, लेकिन हवा के साथ साथ फिर धूप के साथ साथ रूट। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि रूट कैसे पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारी 10 से 12 की टीम होती है, और हम ये भी देखते हैं क्योंकि हर माउंटेनर एक जैसा नहीं चलता, सबकी चलने की जो गति होती है ऊपर नीचे होती है, तो जो आगे माउंटेनर चलता है वो कोई ना कोई ऐसा सिग्नल देते जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी आप हिमाचल या किसी भी माउंटेन एरिया पे गए होंगे, तो वहां पत्थर के ऊपर पत्थर रख के वो हमारा एक सिग्नल होता है कि हमारे बाद अगर कोई आ रहा है, या हम खुद जब लौट के आ रहे हैं तो हमें हमारा रूट पता हो कि हाँ यार ये हमने निशान मैंने बनाया था, अब मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो ये सारी चीजें हम किट बैग आप ले जाते हो, उसमें क्या क्या होता है, उसका वेट वगैरह कितना क्या होता है? आपने हमारा बैग तो देखा ही होगा वीडियोस फोटोज में। हम एक रॉकसैक बैग यूज करते हैं, लगभग 90 से 95 लीटर, और इसके ऊपर भी होता है। फिर आप पे डिसाइड करता है कि आप किस माउंटेन पे जा रहे हैं, कितने दिन का कैंप है, उसकी हाइट क्या है, उस हिसाब से हमारा सामान होता है। जो बेसिक नीड होती है, सबसे पहले हेलमेट, जूते, आइस बूट, क्राइम्पॉन, आइस एक्स, रोप, टेंट, ये सारी चीजें तो होती है। इसके साथ साथ हमारे पास छोटे छोटे डिवाइस और होते हैं जो अलग अलग फील्ड पर हमको यूज करने पड़ते हैं। रॉक की फील्ड में हम जो रॉक करते हैं, रॉक की फील्ड में हम जो यूज करते हैं वो रॉक पिटॉन होते हैं, और जो आइस की फील्ड में हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी रोप को लगा रहे हैं तो आपके पास आइस पिटॉन, ऐसे आइस हैमर, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी फील्ड तो हमारी तब होती है जब आप किसी अल्पाइन स्टाइल में आप कैंप कर रहे हैं या आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। अगर आप कोई टीम यूनिटी के साथ कर रहे हैं तो आपको आपके बेसिक नीड के लिए आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे ज्यादा जरूरी। माउंट एवरेस्ट अगर आप जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा नीड वाली चीज है, तो आपके पास जुमार, आपके आइस बूट, आपका हेलमेट, और उसके बाद ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो आपका जीवन आप अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बाकी वजन की आप बात करेंगे तो आप जितने ज्यादा डिवाइस यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका वजन होगा। मैक्सिमम मिनिमम अगर सबसे कम देखा जाए, सबसे कम अगर कोई माउंटेनर यूज भी करता है या बैग में वजन लेता है तो लगभग से लगभग 16 केजी उसके बैग में वजन होता है। मैंने अभी माउंट खोजिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किया और मेरे खुद के बैग में वजन था 14 केजी। उसके बाद 2 लोगों के और बैग उठाने पड़े, मेरा वो वेट डबल हो गया, 28 पे पहुंच गया, 29-28 पे पहुंच गया। कई माउंटेन पे ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे कैंप करते जाते हैं और हम हमारा वजन कम होता जाता है, रखते जाते हैं। हाँ। पर बहुत सारे कैंप में ऐसा होता है कि हमें नेक्स्ट डे के लिए आज रात को लोड फेरी करनी होती है। मतलब हम कैंप 1 में तो पहुंच चुके हैं, पर हम कैंप 1 से अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर, अपनी खाने की चीज और एक टेंट, उसको ले जाके हम कैंप 2 में रख देते हैं। हमारी एक तो एक्लिमेटाइज हो गई, हमारी प्रैक्टिस भी हो गई, और हम रिटर्न कैंप 1 में आके रुक जाते हैं। तो ऐसा लगभग 15 से 20 केजी, 24 केजी ये हर माउंटेनर्स को उठाना पड़ता है। डिवाइस होती हैं हमारे, हम जो यूज करते हैं बेसिकली माउंटेनिंग में, वही सारी चीजें हम उठाते हैं। माउंटेनिंग बहुत ही खर्चीला गेम है और आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? माउंटेनिंग काफी खर्चीला है और मुझे ऐसा लगता है कि सब खेलों से हटके है। बेसिकली फिजिकली परेशानी तो इसमें आती है, पर आप देखेंगे तो माउंटेनिंग काफी खर्चीला है। अगर एक मध्यम परिवार का बच्चा माउंटेनिंग करना चाहे, जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसों का कोई सोर्सेज नहीं है तो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल जाती है आपको माउंटेनिंग में। इस फील्ड में आप बेसिक से ही, आप जब स्टार्ट करते हैं माउंटेनिंग, आपने जब बेसिक कोर्स किया तब से ही हमारी फीस लगना स्टार्ट हो जाती है। माउंटेनिंग के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो भी गियर हम यूज करते हैं, चाहे वो जूते हों, चाहे आइसेक्स हो, चाहे हेलमेट, ये सब कुछ बाहर से आता है और आपकी हर एक चीज आपकी रक्षा करती है, पर ये इतना महंगा है। अगर कोई मध्यम परिवार का बच्चा अगर इस फील्ड में आना चाहे, और जैसे मेरा टारगेट है कि मैं 7 महाद्वीप में जाऊं और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। 3 महाद्वीप मैंने कंप्लीट किए। पहला महाद्वीप जब मैंने सबमिट किया था माउंट किलिमंजारो, उसका लगभग खर्चा 4 लाख रुपए आया था, और ये पैसा करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप जब माउंटेनिंग की फील्ड में आते हैं और आप पैसे के लिए किसी व्यक्ति के पास जाते हैं सहायता के लिए, तब आपको प्रॉपर ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति की नजरिया क्या है, सामने वाला व्यक्ति आपको किस नजरिए से देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे से एवरेस्ट करना चाहते हैं, किलिमंजारो करना चाहते हैं, तो वो काफी मुश्किल जाएगा। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर आज आपकी मदद कर रहा है तो वह केवल अपना मतलब देखते हैं,
और सारी चीजें देखी जाए, जैसे 4 लाख रुपए माउंट किलिमंजारो में लग रहा है। जिन लोगों ने मेरी मदद करी वो जिंदगी भर मेरे आदरणीय रहेंगे, पर जिन लोगों के पास मैं गया हूं, मुझे ऐसा लगता है उन सबका मुझे आशीर्वाद मिला, एक सीख मिली, उनके थ्रू मुझे वो लोग मिले जिन लोगों ने मेरी मदद करी। लगभग 3 महाद्वीप किया, तीनों महाद्वीप का खर्चा देखा जाए तो 16 लाख रुपए करीब मेरा लग चुका है। और आगे मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, जिसका खर्चा लगभग 30 से 35 लाख रुपए है। और आज भी लोगों के पास जाता हूं, बहुत सारी कंपनियों के पास जाता हूं, बहुत सारी जगह मैंने अपना प्रपोजल दिया हुआ है कि मुझे आप स्पॉन्सर करें। अगर आप माउंटेनिंग करते हैं तो आपका एक ही माध्यम है कि लोग आपको स्पॉन्सर करें। आपके पास अगर स्पॉन्सरशिप है, लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, तो आपके लिए माउंटेनिंग ईजी है। लेकिन अगर आपकी लोग मदद नहीं कर रहे हैं, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको माउंटेनिंग काफी टफ लगेगी, जितनी टफ है उससे डबल लगेगी। तो सबसे पहले आपको यही चीज यहाँ के करना है कि आप एक इनकम सोर्स बनाएं, आप अपने खुद के स्पॉन्सर तैयार कराएं। स्पॉन्सर के साथ साथ वो लोगों से जुड़ें जो लोग आपकी मदद कर सकें, जिनसे आप आगे माउंट एवरेस्ट, 7 महाद्वीप, मतलब मुझे ऐसा लगता है विश्व के आप फिर कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। तो ये मेरे लिए काफी कठिनाई भरा दिन रहा है और इन सब चीजों से मैं निकला हूं। आगे भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, पर मैं इस कैमरा के माध्यम से आप सबसे आगे के लिए प्रयास करता हूं कि आप सब लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं 7 महाद्वीप में पहुंचकर अपने शहर का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। भैया, इसके सिवा आपके पास और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, हम सब जानना चाहेंगे उन उपलब्धियों के बारे में। 2017 में ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रहा और 2017 से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2018 मुझे महाकौशल खेल रत्न से सम्मानित किया गया, श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल अलंकरण पुरस्कार से नवाजा गया। 2023 में विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बना। 2024 लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ और अभी मैं जबलपुर जिले का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। साथ ही साथ 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी का भी ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। इसके बाद माउंटेनिंग के क्षेत्र में मैंने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। अफ्रीका महाद्वीप माउंट किलिमंजारो में जाकर मैंने 26 जनवरी को स्टेला पॉइंट पर, वहाँ का एक पॉइंट है स्टेला पॉइंट पर, वहाँ भारत का 350 फीट का तिरंगा लहराया और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे हैं। मैं लद्दाख में जाके साइकिलिंग भी किया हूँ। उसके बाद जबलपुर से मैयर, जो कि हमारा खुद का एक ट्रैक है, मैंने खुद का अपना एक रिकॉर्ड साइकिल से तोड़ा। हम 6 घंटे में मैयर पहुँच जाते हैं। तो साइकिलिंग भी करता हूँ मैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी है। ऐसे मेरे बहुत सारे अचीवमेंट है और छोटे छोटे बड़े बड़े पुरस्कार से मुझे शहर में, मुझे मझौली नगर जबलपुर गौरव के नाम से भी सम्मानित किया गया है। जी भैया। और नेक्स्ट पीक कौन सी है? नेक्स्ट टारगेट आपका? मेरा नेक्स्ट टारगेट, मतलब मेरा सपना देखा जाए वो तो मेरे 7 महाद्वीप हैं। 3 महाद्वीप कंप्लीट होने के बाद चौथा अकंकागुआ, जो कि अमेरिका महाद्वीप में मैं जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊंगा। और मेरी तैयारी है कि मैं नवंबर या दिसंबर में उसको प्रोसेस को पूरा करूं। दिसंबर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अकंकागुआ में लहराऊं। उसके साथ ही साथ 2025, जो कि मेरा बिग ड्रीम बोल सकते हैं आप, मेरा सपना है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, वहां 2025 में पहुंचकर भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। ये मेरा सबसे बड़ा सपना रहेगा और इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ काफी टाइम से। चैनल के माध्यम से यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो आने वाले युवा वर्ग है जो माउंटेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आजकल के जो युवा पीढ़ी है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ नशे में ज़्यादातर युवा लोग बढ़ रहे हैं आगे। और मैं तो उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ें। अगर आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स है कहीं, तो आप एक अनुशासित, आपका एक अनुशासन, आपका टाइम में हर वर्क, ये आपकी सारी चीज़ें कंटिन्यू होने लगेंगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो मेरे पास में आते हैं कि भैया मुझे आपसे जुड़ना है, आपके जैसे बनना है, माउंटेनिंग करनी है। तो उन सबको मैं बोलना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से आप सबके पास एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप माउंटेनिंग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की कोई भी फील्ड को आप अपनाइए और आप किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता। आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, पर कोई एक बच्चा निकल कर आगे बढ़ता है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो बाकी के बच्चे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी एक किसी दूसरी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। सेम स्पोर्ट्स का भी यही है, बहुत सारे बच्चे आते हैं पर हर बच्चा ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाता। बाकी बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आज मैं 10 साल से माउंटेनिंग कर रहा हूँ, एक बार में ही मैं किलिमंजारो, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा। मैंने लगभग 7 से 8 साल अपने आप को दिए हैं। एक एक सीढ़ी बाई सीढ़ी मैं ऊपर ग्रोथ किया हूं और आज जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें लगातार मेहनत करना,
लगातार आप किसी भी फील्ड के पीछे अगर आप भागते हो तो एक ना एक दिन आप उसमें गुरु बनते हो सकता है सक्सेस आपको ना मिले, पर मुझे ये विश्वास है कि आपके बाद जो भी लड़का, जो भी बॉयज है, आपका स्टूडेंट अगर उस फील्ड में आगे अच्छा करता है, मेडल लेके आता है, तो कहीं ना कहीं आप गौरवान्वित होंगे, क्योंकि हमने जो 99 गलतियां एक्सेप्ट करी हैं, हमसे जो 99 गलतियां हुई हैं, वो 99 गलतियां उस बच्चे से नहीं होंगी। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, मुझे एक कहानी याद है, इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरे पापा मुझे सुनाते थे कि एक व्यक्ति बल्ब बना रहा था और उसने 100 बार बल्ब बनाए और 100 बार बल्ब बनाता गया, बल्ब फूटता गया, बल्ब जला नहीं, बल्ब खराब हो गया। लास्ट डे ऐसा हुआ वो व्यक्ति मर गया। उसका बेटा हुआ, जन्म लिया। बेटा 18 साल होने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अब पापा की डायरी पढ़ा तो उसने वो 100 गलतियां नहीं करी जो उसके पापा ने गलतियां करी थी। और जब वो नया बल्ब तैयार करता है पहली बार और वो बल्ब बन जाता है, जल जाता है, तो कहानी बहुत छोटी सी है पर इसमें सीखने बहुत कुछ मिलता है। एक तो उसके पापा ने पूरी गलतियां लिखी, हमें भी अपनी गलतियों को लिखना चाहिए। अच्छाइयाँ सब बताते हैं पर हमें अपनी हमेशा बुराइयां बतानी चाहिए, अपनी बुराइयों पे काम करना चाहिए। दूसरा, जो 99 गलती उसके पापा ने करी वो उसका बेटा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वो गलतियां हो चुकी थी, अब वो गलतियां करने लायक नहीं बची थी, कुछ नया ही करना था। और वो जो नया किया उसने, उससे उसका भला बना और आज वो सक्सेस हुआ। यही एसएमएस मैं सबको देना चाहता हूँ, यूथ को, कि आप सब लोग अपनी फील्ड में अपना बेस्ट दीजिए, आज नहीं तो कल आप जरूर सक्सेस होंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे गोटेगांव की एक फेमस बेकरी है टिने डिलाइट, उनके साइड से हमारे स्पेशल मोमेंट्स को स्पेशल शेयर करने के लिए एक स्पेशल केक आपके लिए आया है, तो आप प्लीज़ टेस्ट करके बताइए। थैंक यू सो मच टिने डिलाइट और उनकी पूरी टीम को कि आपने मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा केक यहाँ भेजा मेरे ऑस्ट्रेलिया मूवमेंट को काफ़ी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी श्रीधाम और गोटेगांव के जो भी लोग उनके चैनल को फॉलो करें और आप उस बेकरी में जाएं और वहाँ का केक परचेस करें, टेस्ट करें। मुझे सुनने मिला है कि काफ़ी अच्छा केक बनता है और मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।